सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु परामर्श किस प्रकार करना, इस विषय को देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में आज 5वां पाठ, इसमें अपन प्लानिंग, पदविन्यास और वास्तु के अनुसार क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, दोष होते हैं, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, यदि समय मिला तो उसको भी देखने का समझने का प्रयास करेंगे। अपन यह मान के चल रहे हैं कि वास्तु के मूल ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार, विश्वकर्म प्रकाश, मानसार, मैमत, मनुष्यालय चंद्रिका, राजवल्लभ तथा इन ग्रंथों पर आधारित अपनी कोर्स बुक, उसका आपने अध्ययन कर लिया है। सारे वीडियोस जो पदविन्यास के हैं, मर्म के हैं, जो प्लानिंग से रिलेटेड हैं, वो सब आपने देख लिए हैं। उसके उपरांत अब वास्तु परामर्श किस प्रकार करना, उसको अपन देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ये ग्रंथ, ये वीडियो, ये कोर्स बुक आपने स्टडी ना की हो तो पहले उसको कर लें, क्योंकि ये जो पाठ है ये तभी ज़्यादा स्पष्ट होगा एक सीक्वेंस में, एक क्रम से आपने जब उसका अध्ययन किया हो। जैसे कक्षा 1 के बाद अपन 2 में जाते हैं, 2 के बाद कक्षा 3 में जाते हैं, पहले प्राइमरी पूरी करते हैं, फिर मिडिल स्कूल में जाते हैं, माध्यमिक, फिर हायर सेकेंडरी, उच्चतर माध्यमिक, उसमें जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं। तो ये एक शिक्षण का, अध्ययन अध्यापन का ये एक क्रम होता है, सीक्वेंस होती है। तो इसलिए आप जब कोर्स बुक पढ़ेंगे या वास्तु का कोई मूल ग्रंथ पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो क्रम से, सीक्वेंस में वो सब चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो बहुत सारी जो भ्रांतियाँ कह लो या और कुछ उसको कह लो, वो सब अपने आप दूर हो जाएगी। क्योंकि प्लानिंग को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न और भ्रांतियाँ हैं, उनकी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बगैर मूल ग्रंथ पढ़े वो दूर होने वाली नहीं है। तो पहले मूल ग्रंथों का अध्ययन कर ले, उसके बाद किस प्रकार करना। तो अपन ने जो अभी साइट पर गए, ध्यान इत्यादि करके, शकुन देख के, भूमि को बाहर से देख लिया, प्लॉट को, भूखंड को, बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को, उसको बाहर से देख लिया, द्वार का स्थान देख लिया, पद देख लिया, घर के अंदर आ गए, कलर स्कीम्स देख ली, आंतरिक सज्जा देख ली, थोड़ा बहुत और भी स्टडी कर लिया। अब वास्तु के हिसाब से जो देखते हैं, उसमें मुख्य रूप से पहले भूखंड का यानी प्लॉट का, और उसके पश्चात बिल्टअप का यानी बने हुए हिस्से का, ये पदविन्यास किया जाता है। अगली स्लाइड में देखेंगे पदविन्यास को थोड़ा सा विस्तार से। और पदविन्यास करने के उपरांत शुभ द्वार का निर्धारण करते हैं। यदि अशुभ पद में द्वार है तो उसके क्या दोष हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं और उसको दूर करते हैं। और यदि व्यवहारिक रूप से संभव हो तो शुभ पद में द्वार बनवाते हैं।
उसके बाद यदि बना हुआ स्ट्रक्चर है तो मर्म स्थान देखते हैं। मर्म स्थान होते हैं, सेंसिटिव पॉइंट होते हैं। वास्तु के ग्रंथों में जब आप स्टडी करेंगे तो महामर्म है, उपमर्म है, अतिमर्म है, ऐसे अन्य का अनेक मर्म मिलते हैं। पर मुख्य रूप से जो 9 महामर्म हैं उन स्थान पर स्तंभ, शल्य, दीवार, टॉयलेट, स्टेयर्स ये नहीं होना चाहिए मर्म स्थान पर। मर्म स्थान पर यदि स्तंभ हो तो उसके दोष को किस प्रकार दूर करना, ये मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ के पहले या दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में बताया गया है कि स्वर्ण का वो पंचशीर्ष की स्थापना करना, शांति कर्म करना। उसके बाद अपन घर में देखते हैं कि पूरा घर वेल वेंटिलेटेड हो, ये पहले देख चुके हैं। प्रत्येक कक्ष में ताज़ी हवा आती हो, सिरहाना पूर्व दिशा की ओर हो, जो नॉन अर्निंग मेंबर्स हैं, और जो अर्निंग मेंबर्स हैं, जो कमाते हैं, गृहस्थ हैं, उनका सिरहाना दक्षिण दिशा में हो। इसके अलावा जब मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ को स्टडी करेंगे तो उसमें सूत्र वेद बताए हैं कि सेंटर से जो ईस्ट की लाइन गई, साउथ ईस्ट की गई, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, उसके अलग अलग नाम हैं और उन सूत्रों का वेद नहीं होना चाहिए। उसके दुष्परिणाम का वर्णन भी मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ के पहले दूसरे अध्याय में किया है। प्लानिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वितत, असुर, शोष, रोग, इन पद में मुख्य व्यक्ति न तो बैठे, यानी उसके जो यदि ऑफिस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री है तो जो की पर्सन से डिसीजन मेकिंग लोग हैं, जो प्रशासनिक कार्य में करते हैं, स्वामी हैं, वो इन पदों में ना बैठे। और यदि घर है तो इस स्थान पर, इस पद में शयन न करें, अन्य पद में करें। तो इसे उपाय बताना चाहिए, इनको देखना चाहिए। अब थोड़ा सा अपन पद विन्यास को पहले देखते हैं कि उसका डिस्क्रिप्शन वास्तु के ग्रंथों में कहाँ किया गया है। वास्तु के सभी ग्रंथों में पद विन्यास का वर्णन मिलता है। मानसार, मयमत, मनुष्यालय चंद्रिका, राजवल्लभ, विश्वकर्म प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, जितने भी वास्तु के ग्रंथ हैं सब में हमको पद विन्यास का वर्णन मिलता है। उन पद विन्यास में थोड़ा बहुत भेद हो सकता है। विश्वकर्म प्रकाश के अध्याय 5 में 81 पद और 64 पद वास्तु को विस्तार से बताया है, किस प्रकार से वो पद विन्यास करना, कैसे वो 45 देवता होते हैं, मध्य में ब्रह्मा है, बाहर आर्यमा, विवस्वान, मित्र, भूधर, आप, आपस, सवित्र, सावित्री, इंद्र, इंद्रजय, रुद्र, रुद्रजय। और उसके बाद जो आउटर मोस्ट पेरीफेरी है, बाहर का पद है, उसमें शिखी, पर्जन्य, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य, ये आदि देवता होते हैं। फिर कैसे वो वंश लेना, वंश का मान क्या है, पद का मान क्या है, मर्म का मान, उसका डायमेंशन क्या होता है किसी प्लॉट साइज के लिए, इसको विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के 5वें अध्याय में बताया गया है। इसको अपन ने वीडियो भी बनाकर यूट्यूब पर डाले हैं विश्वकर्म प्रकाश के नाम से, तो उनमें वहाँ विस्तार से आप देख समझ सकते हैं। इसके बाद मानसार और मयमत ग्रंथ के 7वां अध्याय जो पद विन्यास है, उसमें भी हमें 32 प्रकार के पद विन्यास का वर्णन मिलता है, 32 टाइप्स। कामिका आगम वास्तु का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें भी 32 प्रकार का पद विन्यास किस प्रकार करना उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, वर्णन मिलता है। कामिका आगम में सर्कुलर वास्तु या वृत्त वास्तु उसका वर्णन भी मिलता है। इसी प्रकार सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में हमको 64 पद, 81 पद, 100 पद का वास्तु पद विन्यास किस प्रकार करना उसका वर्णन मिलता है, नाड़ी का, वंश का, शिरा का। और इसमें सम्रांगण सूत्रधार में वृत्त वास्तु, सर्कुलर वास्तु किस प्रकार बनाना उसका भी वर्णन है। अध्याय 11, 12, 13 जो है
ये इसी से संबंधित हैं, पद विन्यास से रिलेटेड हैं, मर्म से रिलेटेड हैं। विश्वकर्म प्रकाश में, अग्नि पुराण में इनमें जो नाड़ियां हैं उनके नाम भी दिए हैं, शांता, यशोवती, कांता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, सुमना। तो टाउन प्लानिंग में उसका उपयोग करते हैं। मनुष्यालय चंद्रिका 7 अध्याय का ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी हमें पदविन्यास बहुत अच्छे से बताया गया है। राजवल्लभ के अध्याय 2 में पदविन्यास का वर्णन अपने को मिलता है, किस प्रकार से वो 1000 पद का वास्तु भी करते हैं, 64 का है, 49 का है, अनेक प्रकार के वास्तु पदविन्यास को इसमें विस्तार से बताया अध्याय 2 में राजवल्लभ ग्रंथ के। अपने जो वीडियो अपन ने बनाए हैं कोर्स बुक के, उसके 27, 28 और 29वें पाठ में इस पदविन्यास को किस प्रकार करना, इसको विस्तार दिया है। तो किसी भी साइट पर, भूखंड पर बने हुए भवन का पदविन्यास किया जाता है और उस पदविन्यास के आधार पर प्लानिंग, प्लेसमेंट उसको किया जाता है। और मर्म बिंदु जो हैं, संवेदनशील बिंदु हैं, उन स्थान पर स्तंभ है, दीवार है, नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट्स, शल्य है, वो नहीं होना चाहिए। और यदि होते हैं तो उसके क्या दोष हैं, दुष्परिणाम है, इसको विभिन्न ग्रंथों में बताया गया है। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? अभी क्या देखा? अभी पदविन्यास देखा, मर्म अवॉइड करना है ये देखा। तो जब भी अपन किसी साइट पर जाकर कार्य करेंगे तो ये प्लानिंग करके उसको देखेंगे, पदविन्यास करके उसको समझेंगे। प्लानिंग को लेकर, प्लानिंग यानी कक्ष नियोजन, उसको लेकर बहुत सारी भ्रांति अभी चल रही है। उस टॉपिक को अभी यहाँ बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, केवल ये बताएंगे कि कौन सा कक्ष कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। एक उदाहरण तो ले ही लेते हैं। जैसे मान लो यदि आपसे पूछें कि ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, बैठक कक्ष कहाँ होना चाहिए, तो हो सकता है कि आप ये कह दो कि वो नॉर्थ में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा या नॉर्थ वेस्ट में होगा, यानी उत्तर दिशा में, वायव्य कोण में, उत्तर दिशा में, ईशान कोण में वो ड्राइंग रूम होगा। ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं। लेकिन मान लो या हम ये कहें कि शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, तो आप ये कह सकते हो कि साउथ में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, इन दिशाओं में शयन कक्ष होना चाहिए, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक भी है, हमें उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि हम ये कहें कि कोई घर जो है वो दक्षिण मुखी है, साउथ फेसिंग है, तो उसका ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए? यदि आप ये कहोगे कि ड्राइंग रूम तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में होता है, ठीक है, लेकिन ये नियम उत्तरमुखी घर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ परिस्थिति में पश्चिम मुखी घर के लिए भी, पूर्व मुखी घर के लिए भी अच्छा है कि नॉर्थ ईस्ट में आपने ड्राइंग रूम बना दिया, ठीक है। लेकिन जब साउथ फेसिंग घर हो तो हमारा अपना मानना है, शास्त्र में भी ऐसे ही लिखा है कि ड्राइंग रूम जो है वो जहाँ प्रवेश हो उसके आसपास होना चाहिए। तो इस विषय को अभी विस्तार तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि कक्षों का नियोजन प्लॉट की फेसिंग के अकॉर्डिंग होता है। जो नियम उत्तरमुखी और पूर्वमुखी घरों के लिए हैं, प्लानिंग के, प्लेसमेंट के, कक्ष नियोजन के, वो नियम दक्षिण मुखी घर पे नहीं लगते हैं। दक्षिण मुखी के लिए अलग हैं, पश्चिम मुखी के लिए अलग हैं। उसके लिए हमने यहाँ ये स्लाइड बनाई है। इसमें कौन सा कक्ष कहाँ बनाना, ये ग्रंथों के आधार पर बताया है।
विश्वकर्म प्रकाश में 5, 6, 7, 8, 10 श्लोक हैं प्लानिंग से रिलेटेड। उसमें से 5 श्लोक या 6 श्लोक कह लो, वो अध्याय 2 में है, 95 से 100। मानसार ग्रंथ के कुल 70 अध्याय हैं, उसमें से 2 अध्याय, अध्याय 36 और अध्याय 40 मुख्य रूप से ये प्लानिंग से रिलेटेड है। अध्याय 9 में भी टाउन प्लानिंग जो है उसमें भी प्लानिंग दी है। मय मत के अध्याय 27 अध्याय 29 ये भी प्लानिंग से रिलेटेड है। सम्रांगण सूत्रधार वास्तु का बहुत अच्छा प्रमुख ग्रंथ है। इसमें 83 चैप्टर्स हैं। इसका जो 15th चैप्टर है राजनिवेश, उसमें प्लानिंग बताई है। राजवल्लभ में प्लानिंग है। मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ के अध्याय 7 में प्लानिंग है। अध्याय 2 जो है वो पद विन्यास का है, अध्याय 7 में प्लानिंग है। अध्याय 2 में सूत्रवेद का भी वर्णन है। तो इस प्रकार से इन ग्रंथों को जब आप स्टडी करेंगे तो प्लानिंग से रिलेटेड कुछ मूलभूत सिद्धांत वो आपको स्पष्ट होंगे। कौन सा कक्ष कहाँ होना चाहिए ये इन ग्रंथों में यहाँ पर दिया हुआ है। जिस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा और 1-2 सेंटेंस में संकेत देते हैं कि विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में 1374 श्लोक और उसमें से हार्डली 1% 13 श्लोक वो प्लानिंग के। यही स्थिति अन्य ग्रंथों की है। मानसार में 70 अध्याय, हार्डली 3 चैप्टर, 3 आउट ऑफ 70 वो प्लानिंग के, बाकी भी वास्तु है। ठीक है, अपन दोष और परिणाम को देखेंगे। विश्वकर्म प्रकाश का अध्याय 13 ग्रह दोष निरूपण, उसमें पूरी पुस्तक में जो ग्रह दोष हैं उसको एक जगह बताया है कि किस प्रकार के घर के अंदर के क्या दोष होते हैं, घर के बाहर बने हुए स्ट्रक्चर के बाहर वो कौन कौन से दोष होते हैं, उसके क्या दुष्परिणाम हैं। अध्याय 1 में आकार संबंधी दोष हैं। अध्याय 10 में शयन या पलंग में क्या क्या दोष हो सकते हैं, उसके क्या दुष्परिणाम है, उसका वर्णन है। अध्याय 7 में विश्वकर्म प्रकाश के द्वार के क्या क्या दोष होते हैं, द्वार वेद के क्या दोष हैं, द्वार की लकड़ी के क्या दोष हैं, आकार के क्या दोष हैं, उसका वर्णन अपने को मिलता है। मानसार ग्रंथ के अध्याय 68 अंग दूषण विधानम, अंग मतलब लिम्स, तो भवन का कौन सा अंग, स्तंभ है, तुला है, स्टेयर्स है, शिखर है, तो किस अंग में दोष है तो उसके क्या दुष्परिणाम है, इसको मानसार ग्रंथ के 68वें अध्याय में बताया। अपन ने विश्वकर्म प्रकाश और सम्रांगण सूत्रधार के आधार पर एक छोटी सी पुस्तिका वो तैयार की है। उसमें वास्तु दोष और परिणाम वो तभी हेल्पफुल है वो पुस्तक आपके लिए जब आपने विश्वकर्म प्रकाश और सम्रांगण पहले पढ़ लिया है। क्योंकि मान लो उसमें लिखा है कि इस प्रकार का द्विशाल भवन ये वात दोष को देता है, तो वो द्विशाल भवन के भेद पहले तो द्विशाल क्या है वो मालूम हो, है ना। ये सम्रांगण सूत्रधार जो ग्रंथ है इसमें करोड़ों प्रकार के घरों का वर्णन नाम सहित, जैसे एक शाल है तो ध्रुव, धान, जय, नंद, खर, कान, सुवक, मनोरम, है ना, दुर्मुख, ऐसे 16 प्रकार के घर हैं। फिर 2 दिशा में वो घर बना, द्विशाल हुआ, तो एक शाल के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कई प्रकार के द्विशाल बने, त्रिशाल बने, चतुशाल बने, ऐसे करोड़ों प्रकार के घर उनके नाम उनकी संज्ञा के साथ दिया है। तो जब बहुत कुछ आपने ग्रंथ पढ़ा होगा तो ये पुस्तक वास्तु दोष और परिणाम ये आपको स्पष्ट होगी। तो सम्रांगण सूत्रधार जो वास्तु का ग्रंथ है उसके जो विभिन्न अध्याय हैं उनमें जैसे ये जो 11, 12, 13 है, वास्तुत्रय विभाग, नाड़ी आदि, मर्म वेद, इनमें दोष का वर्णन है।
वन प्रवेश, लकड़ी के संबंध में दोष बताए हैं किस प्रकार के होते हैं। निम्नोच्च आदि फल 20th जो चैप्टर है उसमें प्लव का विचार किया गया है, अलिंद का विचार किया गया है, भूमि का कौन सा भाग नीचा ऊंचा है तो क्या दोष है। अध्याय 34 अप्रयोज्य प्रयोज्य, इसमें कैसी कैसी ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो यूज़ करना, कौन सी नहीं करना, उसके क्या दोष हैं, क्या दुष्परिणाम है, उसको बताया है। अध्याय 39 द्वार गुण दोष, दरवाजे में किस प्रकार के दोष हो सकते हैं उसको बताया है। 41 चय विधि, चुनाई में 20 प्रकार के दोष हो सकते हैं और उनके क्या दुष्परिणाम है, इसको अध्याय 41 में बताया 41। इसी प्रकार शांति कर्म विधि, द्वार भंग फल, है ना, ग्रह दोष निरूपण 48वां अध्याय। तो इस प्रकार से सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में ये बताया कि वास्तु के कौन कौन से दोष हो सकते हैं और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ के अध्याय 7 में वास्तु से संबंधित, प्लानिंग से संबंधित ग्रहों के दोष, घरों के दोष वगैरह वो बताए हैं गृह के। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने कंसल्टेंसी करते समय पदविन्यास कैसे करना, मर्म कैसे ज्ञात करना, मर्म पर स्तंभ, दीवार, टॉयलेट वगैरह ना हो, विभिन्न पदों को कैसे फाइंड आउट करना कि पद का व्यक्ति वहाँ बैठा है तो वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डेवलप होती है। जैसे कहा ना कि मनुष्य जो है वो देवता के हाथ की कठपुतली है। तात्पर्य क्या है कि जैसी ऊर्जा में वो रहता है वैसा वो बिहेव या आचरण करता है। तो यदि वो शुभ पद में नहीं बैठा है तो हमको उसका स्थान परिवर्तन कि वो शुभ पद में बैठे वो करवाना चाहिए। उसके बाद पद विन्यास के बाद हमने प्लानिंग से रिलेटेड देखा कि कौन से कक्ष कहाँ बनवाना चाहिए, वो ग्रंथों में कहाँ कहाँ उसका उल्लेख है। और उसके बाद घरों में, घर जब हम कहें तो ऑफिस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री वो सब आ जाता है। उसमें कौन कौन से वास्तु दोष होते हैं, उसका शास्त्रों में कहाँ कहाँ उल्लेख किया है, इसको देखने का, समझने का प्रयास किया। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे और वास्तु परामर्श किस प्रकार करना इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।